Dear students, hope you are doing well. So as the exams are approaching, so this is time for revision. So revision ka time hai, and in the next few days we'll try to solve a few model test papers. So कुछ model test papers solve करेंगे, और this is the one we are going to solve today. और इसमें जो पैटर्न है, आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर कि सबसे पहले जो सेक्शन ए है उसमें देयर इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. सो 2 पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली. सो सबसे पहले ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ है, सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. आई वॉन्ट ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड. तो कंप्लीट ट्रांसलेशन तो नहीं करेंगे, बीच में जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसको ट्रांसलेट करेंगे. सो दिस इज द पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू. आई एम गोइंग टू स्क्रॉल so you can read the paragraph. So this is about a ghost. This is a part of a story. एक कहानी का थोड़ा सा पार्ट है, राइट. सो यहाँ पे गोस्ट की बात हो रही है, भूत की बात हो रही है. सो राइटर बता रहे हैं कि कब ये इंसिडेंट हुआ, कब ये घटना घटी, और क्या क्या इंसिडेंट में हुआ. सो यू कैन सिंपली रीड एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन ओवर हियर. ओके, एंड सो यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल. थोड़ा पॉज भी कर सकते हो पूरा रीड करने के लिए. और उसके बाद लेट अस कम टू द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड द गोस्ट गेट इनटू द नरेटर्स हाउस? सो जो गोस्ट था, जो भूत था, नरेटर के हाउस में कब गेट इन हुआ, कब अंदर दाखिल हुआ? सो द आंसर इज वेरी क्लियर. इट इज इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, राइट. द गोस्ट गॉट इनटू. सो यहाँ पे आवर हाउस लिखा है. सो ये चीज़ देखने वाली है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी लाइन उतार देते हैं. सो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो लिखेंगे द गोस्ट दैट गॉट इनटू आवर हाउस ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 17, 1915. वो पूरी लाइन ऐसे उतार देंगे, और इन दिस केस एग्जामिनर पूरे मार्क आपको नहीं देंगे, ठीक है. सो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हाफ नंबर ही देंगे. सो द राइट अप्रोच वुड बी, सही तरीका क्या होगा? सो हम लिखें द गोस्ट गॉट इनटू. सो डिड जब लगा हो तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, गॉट इनटू द नरेटर्स हाउस, ठीक है. सो आवर हाउस नहीं लिखेंगे, नरेटर्स हाउस लिखेंगे. नरेटर्स हाउस ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 17, 1915. सो यहाँ तक आंसर काफ़ी है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखना चाहिए. सो दिस इज द आंसर. द गोस्ट गॉट इनटू द नरेटर्स हाउस ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 17, 1915, फुल स्टॉप. सो दिस इज द आंसर. Then the second question is, where were the footsteps first noticed by the narrator? So सबसे पहले footsteps जो थे वो कहाँ पे narrator ने नोटिस किए थे, ठीक है. सो उसमें नीचे ऑप्शंस भी दी हुई हैं वैसे तो अभी यदि इसको हम ध्यान से देखें तो इसका, यदि आपने जब पैराग्राफ पढ़ा हो तो तभी एक मैप बना लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ फर्स्ट पार्ट में है, कौन सी चीज़ जो है वो लेटर पार्ट में है. यहाँ पे आंसर है कि दे वर द स्टेप्स ऑफ ए मैन वॉकिंग रैपिडली अराउंड द डाइनिंग रूम टेबल डाउनस्टेयर्स. सो कहाँ पे हो रहे थे? अराउंड द डाइनिंग रूम टेबल. सो बी इज द आंसर ओवर हियर. सो यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं, यू हैव टू सिंपली चूज द ऑप्शन. Then the next is, what had the narrator been doing? So narrator क्या कर रहा था तब, क्या कर रहा था? तो मतलब उससे पहले की बात है. तो उससे पहले की बात है तो हम देखेंगे थोड़ा इसके बैक जाएंगे. उससे पहले यहाँ पे लाइन आ रही है, I had just stepped out of the bathtub and was busily rubbing myself with a towel. So ये चीज़ नरेटर कर रहा था जब उसने फुट स्टेप्स जो है वो उसको सुनाई दिए. तो कहाँ पे होगा? सो इट वुड बी राइट सी, इन द बाथरूम. सो बाथरूम में था जब वो जब उसको सुनाई दिए वहाँ पे. नेक्स्ट, व्हाट डिड द नरेटर फील एट फर्स्ट? सो नरेटर को पहले क्या महसूस हुआ, पहले उसको क्या लगा? सो आंसर यहाँ पे, आई सपोज्ड एट फर्स्ट दैट इट वाज माय फादर और माय ब्रदर रॉय. सो यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि कई बार एग्जैक्ट सेम वर्ड नहीं आता. यदि हम यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फील, व्हाट डिड द नरेटर फील एट फर्स्ट, सो हम ढूंढते रहते हैं कई बार कि वर्ड फील देखें कहाँ पे आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर दें. कई बार एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता. सो फील महसूस करना, सपोज का मतलब यही है कि मानना. सो बोथ आर सिमिलर इन मीनिंग. तो उसको क्या महसूस हुआ, उसने क्या समझा, क्या लगा, तो उसको ये लगा. सो अगेन हम ये लाइन पूरी नहीं लिखेंगे कि आई सपोज एट फर्स्ट दैट वाज माय फादर और माय ब्रदर. सो माई वर्ड हम नहीं लिखेंगे. जब भी कॉम्प्रीहेंशन को हमने सॉल्व करना है तो फर्स्ट पर्सन कभी नहीं आता. आई हम कभी नहीं लिखेंगे, माई हम कभी नहीं लिखेंगे. तो जहाँ हम नरेटर की बात कर रहे हैं तो हम हिज फादर लिखेंगे, माई फादर नहीं लिखेंगे, राइट. सो उसमें क्वेश्चन यही है, व्हाट डिड द नरेटर फील एट फर्स्ट. सो हम स्टार्ट क्वेश्चन से ही करेंगे. द नरेटर फेल्ट एट फर्स्ट, हम सपोज नहीं लिखेंगे. नरेटर फेल्ट एट फर्स्ट दैट इट वाज हिज फादर और हिज ब्रदर रॉय who had gone to Indianapolis but were expected home at any time. So ये बाकी लाइन आप पूरी ऐसा उतार सकते हो, ठीक है. तो सिर्फ चेंज ये करनी है कि माई की जगह पे हिज कर देना है यहाँ पे.
और अगला पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ साउंड वाज हर्ड बाय द नरेटर। सो कैसी साउंड उसको सुनाई दी, तो कैसी साउंड सुनाई दी ये भी यदि आपने ध्यान से रीड किया होगा तो आपके माइंड में वहाँ पे होगा कैसी साउंड थी, अ रिदमिक क्विक कैडेंस्ड वॉकिंग अराउंड ये वाली साउंड थी, इस टाइप की साउंड थी। सो लेट अस सी इफ एन ऑप्शन इज देयर। ठीक है, सो या द साउंड ऑप्शन इज देयर, द साउंड ऑफ रिदमिक क्विक कैडेंस्ड वॉकिंग स्टेप्स। तो इस तरह की साउंड सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अनदर साउंड वाज हर्ड बाय द नरेटर व्हेन द स्टेप्स केप्ट गोइंग राउंड एंड राउंड द टेबल। सो जब ये जो स्टेप्स की आवाज केप्ट गोइंग राउंड एंड राउंड द टेबल, बार बार वो चलती रही, तो उसके अलावा व्हाट अनदर साउंड, और कौन सी आवाज उसे सुनाई दी। तो फिर हम वहीं देखें जहाँ पे साउंड की बात हो रही है। तो साउंड की बात कहाँ पे हो रही है, एंड में हो रही है, राइट। सो यहाँ पे बात हो रही है कि गोइंग राउंड एंड राउंड द टेबल एट रेगुलर इंटरवल्स ए बोर्ड क्रीक्ड। सो दूसरी साउंड कौन सी है, बोर्ड क्रीक्ड, सो क्रीकिंग ऑफ द बोर्ड। सो दूसरी साउंड ये वाली वहाँ पे है। सो अगेन हम वहाँ पे जाएंगे क्रीकिंग साउंड ऑफ द बोर्ड। सो दैट इज द आंसर। Then the next is the ghost created a clamorous noise in the narrator's house. So ghost ने एक clamorous noise produce की, clamorous मतलब शोर वाली noise पैदा की। True या false? Of course ये true है। यदि आप ध्यान से उसको start में भी देखो, वहाँ पे भी वहाँ पे एक word आता है, if you look it closely, hullabaloo. So hullabaloo basically means a loud kind of sound, right? So clamorous sound. So again this is the right answer. एंड देन द नेक्स्ट पार्ट वही उसी साउंड को लेके है। हलाबलू मीन्स chaos, hue and cry, noise, all of the above. सो इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो यदि हम ध्यान से उसको देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, तो ये chaos मीन्स उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं शोर शराबा, कुछ पता नहीं चल रहा। ह्यू एंड क्राई अगेन मीन्स द सेम थिंग, इसमें भी ये चीखें होना, शोर होना, नॉइज का मतलब भी शोर ही है। सो हलाबलू मीन्स ऑल दीज थिंग्स। सो शोर शराबा, नॉइज, राइट, चीख पुकार, ये हर तरह की जो साउंड है, ऊंची जो साउंड है, दैट इज व्हाट दिस वर्ड डिनोट्स। सो द राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। और फाइनली क्वेश्चन है whom did the narrator's grandfather shoot? सो नरेटर के ग्रैंडफादर ने किसको शूट किया था? तो लेट अस वंस अगेन गो बैक टू द पैराग्राफ, राइट। सो किसको शूट किया था, इसका स्टार्ट में है बाय ग्रैंडफादर शूटिंग ए पेट्रोलमैन। सो ग्रैंडफादर शॉट अ पेट्रोलमैन, किसको शूट किया, पेट्रोलमैन को, जो पेट्रोल कर रहा था, जो एक तरह से हम कह सकते हैं गार्ड टाइप, पुलिसमैन टाइप। तो उसको पेट्रोलमैन कहते हैं, जो रात को चौकीदार भी हम कह सकते हैं बेसिकली। सो स्टार्ट यहीं से करेंगे अगेन आंसर जो है। सो उसमें हमने कीवर्ड जो है वो वहाँ से ले लेना है पैराग्राफ से, और कीवर्ड को फिट करना है। क्वेश्चन को शुरू जो है, आंसर को शुरू हम क्वेश्चन में से ही करेंगे। द नरेटर्स ग्रैंडफादर शॉट, सो डिड लगाया तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। द नरेटर्स ग्रैंडफादर शॉट, किसको शॉट किया, अ पेट्रोलमैन, एक पेट्रोलमैन को, गश्त करने वाले को, गार्ड करने वाले को शूट किया। So these are the answers. So I hope it is clear up to this point. And then let's move on to the next paragraph. So first जो paragraph था वो 10 marks का था, and the second one is of 6 marks. So इसको भी आप read करो. I'm not going to translate each and every line. So this is about an English chemist named John Dalton. So John Dalton के बारे में है कि उनकी क्या उनका थ्योरी थी, उसके बारे में है। डेल्टनिज्म के बारे में बात की कि ये डेल्टनिज्म क्या होता है वो बताया गया है, और उसको एक्सप्लेन किया गया है कि डेल्टन की आइज़ से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, और आइज़ को रिलेटेड उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी। सो यू कैन सिंपली रीड द पैराग्राफ ऑन योर ओन, सो खुद ही आप पढ़ सकते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट, तो उससे एक तो लंबा हो जाएगा, और वैसे भी जो है यू शुड प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन क्या है, विच कलर्स कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डेल्टन। सो कौन से कलर्स थे जो डेल्टन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। तो इसको इट शुड बी क्वाइट ईजी। डेल्टन कुड नॉट डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन। सो साफ ही लिखा हुआ है, वहाँ पे कुछ मुश्किल बात नहीं है। सो रेड फ्रॉम ग्रीन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड डेल्टन गिव रिगार्डिंग हिज आइज, क्या इंस्ट्रक्शन दी डेल्टन ने, तो रिगार्डिंग हिज आइज, अपनी आइज के बारे में। सो यहाँ पे हम लिखा हुआ है, ठीक है। सो डेल्टन हु लिव्ड फ्रॉम 1766 टू 1844 गिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज आइज फॉर हिज आइज टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर हिज डेथ। क्या इंस्ट्रक्शन दी कि आइज टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर हिज डेथ। सो यही वाली ऑप्शन है, टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर डेथ, राइट। एंड देन द नेक्स्ट वन, विच लैंग्वेजेस स्टिल यूज द वर्ड डेल्टनिज्म, कौन सी लैंग्वेजेस में अभी भी ये वर्ड डेल्टनिज्म यूज हो रहा है, ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन था, यदि आप ध्यान से देखो। फ्रेंच,
Spanish and Russian. So this is the answer. The word is still in used in French, Spanish and Russian. So this is the answer, right? And then what did Dalton believe about his own blindness? So उनका खुद की blindness के बारे में क्या विश्वास था? तो क्या वो सोचते थे अपनी आई ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस के बारे में? सो इफ यू लुक क्लोजली, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है कि ही हैड बिलीव्ड दैट vitreous humor, the clear substance in the inner chamber of eyes, must in his case be tinted blue so that it absorbed red light. So यहाँ पे आपको कुछ खास चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी लाइन he had believed से लेके रेड लाइट तक ऐसे भी लिख सकते हो, so that would also be okay. ठीक है, सो कई बार तो आंसर जो है आप बिना चेंज किए लिख सकते हो, और कहीं आपको जो है थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, सो यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है. And then fill in the blank with a suitable word from the passage. Scientists concluded that he dash a pigment in his retina. So क्या conclude किया? तो ये भी यहाँ पे मेरे ख्याल से आसानी से मिल जाना चाहिए. Concluded that he must have lacked the pigment. So कौन सा word missing है यहाँ पे blank में? Lacked, right? And then match the words in the column A with the meaning in the column B. So यहाँ पे हमने मैच करने हैं वर्ड्स के उनको मीनिंग के साथ. तो यहाँ पे भी एक और देखने वाली बात है कि ध्यान से पढ़ना है कि मीनिंग का है या एंटोनिम का है या ऑपोजिट का है. सो कई बार कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरह के मैच द कॉलम्स आते हैं. कई बार तो मीनिंग वाले मैच द कॉलम्स होते हैं, और कई बार जो होता है कि उसका कहा गया है कि ऑपोजिट वर्ड्स बताओ या एंटोनिम बताओ. तो वो जरूर ख्याल रखना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं कई बार. So described, और described का मीनिंग क्या है? Explained, right? And then examined means checked, right? So these are how we are going to match. Now moving on to the next part. This is section B. So write a précis of the following passage. précis लिखनी है हमने. So précis के ऊपर we have made a complete video. We have already discussed that before. So précis क्या होती है, कैसे लिखते हैं? So if you haven't watched that video, you must do that. So इसमें हमने इसको पैराग्राफ को पढ़ना है, राइट, और उसका एक हेडिंग देना है, एक टाइटल देना है उसका, और उसको रीराइट करना है 1/3 साइज बना के. और इसमें हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट हमने वर्ड्स गिनने हैं. जैसे मान लो 1 2 3 4 हम काउंट कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12. सो अराउंड 10 to 12 वर्ड्स हैं एक लाइन में, और हमने लाइंस काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. और मान लो 11 लाइंस मल्टीप्लाई बाय से 11 से मल्टीप्लाई करें या 12 से मल्टीप्लाई करें, मान लो 121 या 120 के करीब वर्ड्स हैं, तो हम इसको रीराइट करेंगे 40 वर्ड्स के अंदर. तो मेन पॉइंट्स हम जो है सच लिखेंगे. सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन. सो यदि ये कैसे करना है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन हाउ टू राइट बेसिक. एंड देन वी हैव दिस लेटर. सो यहाँ पे ऑप्शन है, चॉइस है. यू कैन ईदर राइट दिस लेटर. सपोज यू आर शिवा, यू लिव एट दिस, आपका ये एड्रेस है, और आपने एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर को लेटर लिखनी है, फॉर्मल लेटर लिखनी है, हाईलाइटिंग द evils of begging on the street on your city. So again, लेटर राइटिंग का भी हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है. यू कैन सिंपली वॉच दैट वीडियो. फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, या चॉइस है, नहीं अदरवाइज आप एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल भी लिख सकते हो टू कंट्रोल द शॉर्टेज ऑफ लेक्चर्स, या आपके लेक्चर शॉर्ट हैं उसको माफ़ किया जाए. एंड देन वी हैव एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर हेडलाइन, फेसबुक 40 lakhs pledged to donate blood in 15-20 words. सो ये हेडलाइन है, इसको एक्सप्लेन करना है. सो फेसबुक मतलब कि फेसबुक की रिपोर्ट है कि 40 lakhs प्लेज्ड, 40 लाख लोगों ने शपथ ली कि वो अपना खून दान करेंगे. सो आई वुड वंस अगेन रिकमेंड कि आप वो जो वीडियो है न्यूज़पेपर हेडलाइन, हाउ टू राइट न्यूज़पेपर हेडलाइन, वो देखें. सो यू विल गेट सम आइडिया. और दूसरी ऑप्शन ईमेल की है. यू हैव टू डू वन ऑफ दीज टू. Now moving on to this grammar part. So choose the correct option for translation from English to Punjabi. The teacher did not give the test. So ऐसे sentences में हालांकि options दिए हुए हैं यहाँ पे. So the main बात यही है कि आपको tense की बारे में पता होना चाहिए. अध्यापक ने टेस्ट नहीं लिया, अध्यापक टेस्ट नहीं लेंदा है, नहीं लाएगा, ले रिया है. So all these are different tenses. ठीक है. So main part तो वही है, अध्यापक और टेस्ट. सो कौन सा टेंस है उसके बारे में जो है वो वैसे तो आपको जो टेंस वाले वीडियोस हैं वो भी देख लेने चाहिए, वो भी हमने क्रिएट किए हैं, बनाए हुए हैं. सो जब डिड नॉट लगा हो तो इट सिंपली मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ की आवाज़ आती है, हो गया, कर लिया, ठीक है, इस तरह की आवाज़ें आती हैं. सो अध्यापक ने टेस्ट नहीं लिया. सो दिस इज द आंसर, राइट. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो नहीं लेंदा है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. नहीं लगेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है.
नहीं लै रहा है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वही यहाँ पे लगेगा। डोंट स्प्रेड रूमर्स, डोंट मीन्स डू लगाओ या डोंट लगाओ, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, डोंट स्प्रेड रूमर्स, अफवाह ना फैलाओ। सो दिस इज द राइट आंसर। अफवाह कदी ना फैलाओ, सो कदी वाला जो वर्ड है सो उसकी यहाँ पे कोई नहीं लिखा कि नेवर, यदि लिखा हो नेवर स्प्रेड रूमर्स फिर ये होना था अफवाह कदी ना फैलाओ, पर कदी वाला वर्ड नहीं है तो अफवाह ना फैलाओ। सो दिस इज आंसर। अफवाह फैलानियां नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हम, यदि वहाँ पे शुड लिखा हो तो फिर हम कहते कि नहीं चाहिए तुसी अफवाह ना फैलाओ। यदि यू लिखा होता वहाँ पे तो तब बात होती, यू भी वहाँ पे नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। एंड देन दिस इज फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो करते हाँ दा है दे है लगा हो या ता है ते है लगा हो तो इट सिंपली मीन्स प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, और उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। और यदि नहीं लगा हो तो डू नॉट यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे लेकिन नहीं वाली बात तो नहीं है, इसलिए डू नॉट तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। सो वी कैन नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये भी नहीं है। कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते थे। वी शुड नॉट मतलब नहीं करना चाहिए, सो वो भी नहीं है। सो वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, दिस इज द राइट आंसर, राइट, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। देन की ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ मदद करते हो, अगेन करते हो, द सेम साउंड इज देयर, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यहाँ पे भी हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। सो जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो और उसमें इंटेरोगेटिव कह लो सेंटेंस हो तो डू से स्टार्ट होता है वो, राइट। और यदि वो नेगेटिव हो तो डू नॉट लगता है उसमें। सो यहाँ पे ये इसी से हमें हिंट मिलता है कि डू वाला जो है वो सही आंसर होगा। डू यू हेल्प द पुअर। सो डिड यू हेल्प द पुअर का मतलब क्या है कि ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, फिर होता डिड यू हेल्प द पुअर। डू यू हेल्प द पुअर मीन्स कि ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, दैट इज द राइट आंसर। विल यू हेल्प द पुअर, क्या ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, सो विल इज फ्यूचर। हैव यू एवर हेल्प द पुअर, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, सो दैट इज ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो ओवर हियर वी नीड टू राइट डू यू हेल्प द पुअर, दैट इज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। And then coming to the remaining grammar part, so fill in the blanks with suitable determiners, और डिटर्मिनर्स पे भी हमने वैसे तो डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, ठीक है। एन अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग, राइट। सो यहाँ पे एन आया क्योंकि अम्ब्रेला अ की आवाज आ रही है तो वहाँ पे तो एन ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा, हालांकि यहाँ पे भी यू है, लेकिन हमने साउंड देखनी है। सो साउंड कौन सी है, य की साउंड आ रही है। सो य जो साउंड है एक तरह कॉन्सोनेंट साउंड है वो। डैश चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे, सो चिल्ड्रन लगा है, सो चिल्ड्रन के आगे डिटर्मिनर क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल डिटर्मिनर कौन सा है, दीज। सो दीज चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। आई हैव कम डैश सी यू, फिल इन द ब्लैंक विद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपको पता ही है, टी और टू लगता है उसके आगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई हैव कम टू सी यू। Dash deer is not allowed in this area, fill in the blank with a gerund. Gerund simply means ing. So ये सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, तो उसमें हमने डिस्कस भी किए हुए हैं। gerund means ing, hunt के साथ ing लगाएंगे क्या बन जाएगा, hunting deer is not allowed in this area. So the next is select the correct option. He is too proud to listen to anyone, remove to, ठीक है। सो जब remove to करते हैं तो उसका भी हमने मेथड किया था कि so that लगाते हैं वहाँ पे। तो he is too proud to listen to anyone, he is so proud that he cannot listen to anyone. So पहले में so let us see where the answer is, he is so proud that he cannot listen to anyone. So पहले में so लगाते हैं, फिर that लगाते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे हम cannot लगाते हैं। So इसका भी डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो, right. So this is the right answer. Iron is the most useful of all metals. Change the degree of comparison. So degree of comparison हमने यूज करना है। सो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मोस्ट यूजफुल, इसके बाकी दो डिग्रीज कौन कौन सी हैं, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। सो इस मोस्ट यूजफुल को हमने चेंज करना है, या तो यूजफुल लिखना है या फिर मोर यूजफुल लिखना है, ठीक है। और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो लेट अस सी इसका क्या ऑप्शन हो सकती है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। सो दिस इज वेरी मच द राइट ऑप्शन। सो इसका मतलब क्या है कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, कि आयरन सभी मेटल से ज़्यादा यूजफुल है। तो बात यही कहनी है, लेकिन डिग्री बदलनी है। मोस्ट यूजफुल की जगह पे हमने या तो यूजफुल करना है या मोर यूजफुल करना है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं कि नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, की और कोई भी मेटल उतना यूजफुल नहीं है जितना आयरन है। सो ये तरीका हम याद रखें कि एज
यूजफुल एज। सो जो भी एडजेक्टिव है उसके दोनों तरफ हम जब एज लगा दें तो ये बात वही बन जाती है, ये सुपरलेटिव जैसी बात ही बन जाती है। आगे नो लगा दें और बीच में एज लगा दें तो इसका मतलब यही है कि कोई भी और चीज़ उसके बराबर नहीं है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री का ही काम करती है। सो अदर मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयरन, ये टोटली गलत है। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल देन आयरन, सो ये भी गलत है। एज लगा हुआ है यहाँ पे, देन लगा हुआ है, ये गलत है। सो नन ऑफ द अबव तो नहीं है। देन कमिंग टू चेंज द वॉइस, सो हरी डिड नॉट ओपन द डोर वाज नॉट ओपन बाय हरी। सो डिड नॉट ओपन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो 5 की सिस्टम किया था। तो 5 की सिस्टम में जो लास्ट वाली की है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करता है। तो द डोर आगे चला गया, हरी पीछे चला गया, और जो लास्ट की हमने यहाँ पे यूज की वाज वर लगाया साथ में, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर, द डोर वाज नॉट ओपन बाय हरी, ठीक है। सो मे आई सी योर बुक। सो इसमें हमने कौन सा रूल लगाना है, 5 रूल हमने किए थे। सो उसमें जो सेकंड रूल है, सो यदि आपने वो 5 रूल वाला वीडियो नहीं देखा तो यू मस्ट वॉच दैट। सो कोई भी मॉडल वर्ब लगाओ, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, तो उसके साथ हम बी लगाते हैं। सो मे के साथ बी लगेगा। सो बी वाला यहाँ पे देखें कौन सा है। सो बी वाले यहाँ पे वैसे तो कई हैं, बट हम प्रॉपर प्रॉपर देखेंगे। मे योर बुक आगे आ जाएगा और उसके बाद बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सीन बाय, आई पीछे जाके मी बन जाता है। सो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, मे योर बुक बी सीन बाय मी। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चेंज द नरेशन एंड ओल्ड माउस सेड हु विल बेल द कैट, राइट। सो इसमें देखें जो राइट आंसर है वो क्या है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन है तो आस्क लगाते हैं, एन ओल्ड माउस आस्क्ड, ठीक है। जो विल है वो वुड में चेंज होगा, राइट। और कोई प्रोनाउन पोजेसिव नहीं है जिसको हमने चेंज करना है। तो हम देखें कि कौन सी ऑप्शन है जिसमें विल की जगह वुड लगा हुआ है और आस्क्ड लगा हुआ है, तो वो ये वाली ऑप्शन है, एंड ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट, राइट। सो विल जो है वो वुड में चेंज होता है जब नरेशन चेंज करते हैं, यदि आगे सेड लगा हो तो। सो सी इज द राइट आंसर। एंड देन वी हैव दिस सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। हसन्स प्रेजेंट स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ डैश। सो उसकी जो प्रेजेंट स्टेट थी, प्रेजेंट कंडीशन थी, वो किसका नतीजा नतीजा थी, ठीक है। हिज एम्प्लॉयर्स बिहेवियर, हिज ओन हैबिट्स, हिज मदर्स लव, हिज फादर्स स्ट्रिक्टनेस, इट शुड बी हिज ओन हैबिट्स। उसकी अपनी हैबिट्स जो थी वही कह लो कारण थी उसकी कंडीशन की, उसकी स्टेट की। देन व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकम व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। सो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, क्या बनना चाहता था जब वो छोटा होता था। तो फिलिप वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। सो एक वर्ड हमने मेन लिखना है, वर्ड क्या है, म्यूजिशियन। वैसे लाइन आप पूरी लिखें, क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाता है। तो व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकम, फिलिप वांटेड टू बिकम, डिड लगाया, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिलिप वांटेड टू बिकम, उसके बाद क्या बनना चाहता था, अ म्यूजिशियन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। When the moneylender bent over to pick up 2 pebbles, what did the sharp-eyed girl notice? So क्या देखा sharp-eyed girl ने, जब वो नीचे झुका था तो उसने क्या किया था, he picked up 2 black pebbles. तो यदि आपने स्टोरी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा that he had picked up 2 black pebbles, ये देखा था लड़की ने। Discourtesy is not a legal offense, true or false? Of course it is true. On saying please lesson से सेंटेंस है, इसमें राइटर ने यही कहा है कि डिस्कर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। जो डिस्कर्टसी है, अशिष्टता, कोई कानूनन अपराध नहीं है। सो दैट इज ट्रू। राइट द 2 नेम्स ऑफ सेलुलर जेल। सेलुलर जेल के 2 नाम बताओ। तो दैट इज काला पानी जेल एंड डेविल्स आइलैंड। सो यही 2 नाम और थे सेलुलर जेल के, इस लेसन में हमने पढ़ा था। What does the girl with the bandaged eyes tell the author about her guides? So क्या बताती है गर्ल, जो bandaged eyes वाली गर्ल है, वो क्या बताती है अपने गाइड्स के बारे में। They are not helpful, they laugh at her, they are pretty good, they do not listen to her. So C is the right one, they are pretty good. So उसने कहा काफ़ी अच्छे हैं वैसे, हाँ हालांकि मैं उनसे बेटर होंगी, यही उसने कहा था, but she said they are pretty good, right? So C is the answer. Then Yeldrin was a dash, a chameleon. chameleon में से ये लिया गया था। तो Yeldrin कौन था उस लेसन में, so he was a policeman. So policeman था वो। पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम था ओचुमाइलॉव और कुक का नाम था प्रोहर, राइट। सो प्लम्बर उसमें कोई था ही नहीं, कोई करेक्टर ही नहीं था। सो वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोली। रामलाल वरीड, भोली के लिए क्यों वरीड था, तो ये भी हमने आंसर उसमें किया था कि रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली because he thought it would be difficult to find a suitable match for her because of her lack of sense and good looks. So उसे चिंता थी उसकी कि उसको suitable match नहीं मिलेगा, कोई शादी करने वाला लड़का नहीं मिलेगा उसके साथ,
तो ये इसलिए वो वर्ड था। दत्ता फेल्ड इन फूलिंग द कस्टमर, ट्रू और फॉल्स, कि दत्ता फेल हो गया, वो कस्टमर को मूर्ख नहीं बना पाया, ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स ये फॉल्स है, क्योंकि मूर्ख बना पाया था कस्टमर को, जो उसने फोटो चेंज की थी उसके बारे में पता नहीं लगा था। हालांकि उसने गलती तो निकाली, बट स्टिल तो ही वॉज एबल टू फूल हिम, उसको फूल कर पाया, मूर्ख बना पाया। सो उसने यहाँ पे लिखा कि फेल्ड हो गया फूलिंग करने में, उसको फूल बनाने में, तो दैट इज फॉल्स। हु वॉज लाला हुकमचंद? लाला हुकमचंद कौन था? द बार्बर्स ट्रेड यूनियन में। सो लाला हुकमचंद वाज अ लॉयर। सो लॉयर था वो, जो हमने पढ़ा था कि जो चंदू था वो उनके फैटन पे, उनके वो टांगे पे बैठ के वो पीछे खड़ा होके जाता होता था लाला हुकमचंद के। सो ही वॉज ए लॉयर, लाला हुकमचंद वॉज ए लॉयर बाय प्रोफेशन. So this is the answer. And then we have this पोएट्री सेक्शन. सो पोएट्री सेक्शन में स्टैंजा दिया हुआ है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो ये भी हमने सॉल्व किए हुए हैं. उसमें वीडियोस इसका भी बने हुए हैं सभी. और ये दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा स्टैंजा है, इसका वीडियो भी बना हुआ है, सेंट्रल आइडिया का भी बना हुआ है. एंड देन वी हैव अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द लिटरेचर पार्ट एंड फ्रॉम इंटेंसिव स्टडी एज वेल एज एक्सटेंसिव स्टडी. ये जो अलग अलग लेसन के क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन इजीली फाइंड दीज आंसर्स. ठीक है, यदि आप उसमें टैगोर स्मार्ट लर्निंग लिख के लेसन का नाम लिखोगे तो वहाँ पे यू कैन इजीली वॉच दोज वीडियोस. उसमें एक एक क्वेश्चन को हमने आंसर किया हुआ है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. राइट, करेक्टर स्केच, लॉन्ग आंसर भी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं. थीम ऑफ द चैप्टर्स भी सारे किए हुए हैं उसमें. राइट, सो ऑल दीज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कैन बी इजीली फाउंड ऑन दिस वेरी चैनल. And finally, we have marks for good handwriting. So if you write well, if you write clearly, you can easily get 5 out of 5. So ये जो अच्छी handwriting में यदि आप लिखोगे और proper readable writing में लिखोगे तो you will get these marks. So that's it. So this was the complete model test paper that we have discussed and we have solved. If you have any further queries related to any part of this test paper, you may let me know in the comment section. I will be happy to answer them. So that's it for now. We'll meet once again with another video very soon. So till then, stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you.